कृष्ण वंदे जगद्गुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी पटना में संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली बार हमने संस्कृत शिक्षण की नवीनतम विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी चल रही है उसकी। और उसी के अंतर्गत आज हम संस्कृत शिक्षण के उपागम जो हैं, उसके अंदर हम सबसे पहले मौखिक उपागम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मौखिक उपागम क्या है और ये कैसे काम करता है। तो अब जब हम मौखिक उपागम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा के कौशलों की। तो भाषा के कौशल क्या हैं? ये सब जानते हैं आप कि भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं। वो कौशल होते हैं, सबसे पहले सुनना आता है, फिर आता है उसका बोलना, फिर आता है पढ़ना और फिर आता है लिखना, है ना? ये 4 कौशल है। इसके अंदर से सुनना और बोलना, ये जो है भाषा के पूर्णतः मौखिक कौशल माने जाते हैं। क्योंकि मौखिक इन कौशलों का विकास करने की आवश्यकता इसलिए होती है कि अगर मौखिक कार्य नहीं होता है या मौखिक कार्य नहीं करवाया जाता है तो शिक्षण प्रक्रिया अधूरी होती है, स्पेशली भाषा के शिक्षण में। क्योंकि भाषा का प्रमुख कार्य या प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या है? भाषा के कौशलों को विकसित करना। क्योंकि भाषा के कौशल विकसित होंगे तभी भाषा की शुद्धता जो है वो बनी रहेगी, है ना? तो इसीलिए ये कहा है उन्होंने कि शिक्षा शास्त्री जो है ये लोग ये मानते हैं या ये कहते हैं कि भाषा के जो पहले के जो 2 कौशल हैं, सुनना और बोलना, ये जो दोनों हैं ये क्या कहलाते हैं हमारे मौखिक कौशल कहलाते हैं और इसके अभाव में शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वो पूरी तरह से अधूरी रहती है। और इसका कारण क्या है कि अगर मौखिक कार्य नहीं करवाया जाए, उनको मौखिक अभ्यास नहीं करवाया जाए, तो विद्यार्थी जो होते हैं, वो अपनी गति से और प्रवाह के साथ में अपने विचारों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनको क्या किया जाए, मौखिक अभ्यास उनका करवाया जाए। इसके बाद में देखो कि अब हम करते हैं कि शिक्षण के अंदर इसकी आवश्यकता क्या है या मौखिक उपागम का समर्थन क्यों किया गया? लोगों ने क्यों कहा कि हाँ, मौखिक उपागम होना चाहिए? तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि भाषा का मुख्य आधार जो होता है, वो क्या होता है? बोलना। अगर आपने बोला नहीं, तो भाषा को ना कोई समझ सकता है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके भावों को, आपके विचारों को ना कोई दूसरा सामने वाला समझ सकता है और ना ही सामने वाले के विचारों को आप समझ पाते हैं। इसलिए भाषा का मुख्य आधार क्या है? बोलना है। तो इसलिए मौखिक कार्य होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा आता है कि अगर हम लिखने का काम भी करते हैं, भाषा के अंदर क्योंकि भाषा का कौशल है, चौथा कौशल लेखन है। अगर हम लिखने का काम भी करते हैं, तो इसके अंदर भी भाषा का मौखिक कार्य जो होता है, वो चिंतन के द्वारा हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है। क्योंकि जब तक लिखने के लिए भी अगर हमारे मस्तिष्क में विचार नहीं आएँगे, तो हम लिखेंगे कैसे? है ना? तो ये लिखने का जो काम है, ये भी विचार क्या होते हैं हमारे अंदर चलते रहते हैं। मौलिक रूप से चिंतन करते हैं, मौखिक रूप से ये अंदर के अंदर चलते रहते हैं और उसको हम लिखने हैं। तो इसलिए मौखिक कार्य होना जरूरी होता है। और फिर सबसे पहली बात कि लिखने से पहले बालक इस बात को सीखने की कोशिश करता है कि ये जो शब्द लिखा गया है इसको बोला कैसे जाएगा, है ना? जब तक बोलना नहीं सीखेगा तो वो लिखेगा कैसे उसको। तो इसलिए बोलना भी अपने आप में क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो इस भाषा उपागम के अंदर इसका अपने आप में बहुत महत्व है, मौखिक उपागम का भाषा शिक्षण में। क्यों महत्व है? क्योंकि सबसे पहले तो इससे ध्वनियों को सुनने और बोलने का अभ्यास होता है। हम जो भी लिपि चिन्हों को हम कागजों में देख रहे हैं, तो वो कागज में देखना तो बाद में होता है। पहले जब हम सुनते हैं किसी भी चीज को, तो ध्वनियों को जब सुन रहे हैं तो उन ध्वनियों को सुनने का और सुनने के साथ में उसके बोलने का अभ्यास मौखिक से ही होता है, मौखिक रूप से ही किया जाता है ना। तो मौखिक रूप से होता है। दूसरा होता है कि संस्कृत शब्दावली जो है इसको हम शीघ्रता से सीख पाते हैं। मौखिक होता है तो मौखिक वर्बली जब हम बात करते हैं किसी भी चीज को कहा जाता है कि ये क्या है कि एकदम कलम, हम जैसे कि पेन है मेरे साथ में, है ना? अब ये जैसे पेन है तो ये क्या है? कलम है। फिर मैंने कहा मेरे पास ये क्या है? मोबाइल है, तो मोबाइल है। चल दूरभाष यंत्रम, ये कह दिया हमने, है ना? कुछ और चीजें क्लास के अंदर कुर्सियां पड़ी हुई उसको हमने कह दिया कि एकदम आसंद, ये मासिंद, ये कह दिया हमने, है ना? इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जब हम क्लास के अंदर ही उनको बहुत सारी चीजों को मौखिक रूप से बोल करके वातायनम, व्यजनम, है ना? इस तरह की बहुत चीजें, द्वारम, बहुत सारी चीजें, शाम पट्ट, इस प्रकार से हम बहुत सारी चीजों को उनको सिखा सकते हैं। तो संस्कृत की शब्दावली को शीघ्रता से सीखा जाता है। अब बेग होता है, किताबें निकालो, सूता,
वेग, है ना? तो ये जो कहा गया, तो ये ऐसी छोटी-छोटी शब्दावलियों का प्रयोग जब हम करते हैं, तो विद्यार्थी संस्कृत शब्दावली को आसानी से सीख लेता है। कब सीख पाता है? कि जब उसका मौखिक उच्चारण उसके सामने किया जाता है। इसी तरह से शब्दावली जो होती है, उसकी गति जो होती है वो तीव्र हो जाती है। हम उसका प्रयोग भी बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से हम उसका करना सीख भी जाते हैं, क्योंकि जैसा हम सुन रहे हैं वैसा ही बोलेंगे, तो सब सुनते हैं तो बोलते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसकी वृद्धि भी बहुत तेजी से हो जाती है। इसके बाद में अगर हम देखें तो संस्कृत शिक्षण की गति तीव्र होती है। हर छोटे-छोटे शब्दों को अगर आप जब सीख रहे हैं तो शब्दावली बढ़ रही है, और जब आपकी संस्कृत की शब्दावली बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में संस्कृत शिक्षण की गति भी तीव्रता से होनी है, तो संस्कृत की शिक्षण की गति भी तीव्रता से होती है। फिर भाषा संबंधी संशोधन भी साथ के साथ इसके अंदर होते जाते हैं, क्योंकि मौखिक रूप से जब सामने वाला कोई आपके सामने बोल रहा है, किसी वाक्य को बोल रहा है, अगर उसके अंदर वो कोई गलती कर रहा है, तो क्या होगा? सामने वाला जिसको आता है वो उसको सुधारेगा उस वक़्त में, है ना? तो साथ के साथ में भाषा संबंधी संशोधन भी होते जाते हैं। तो ये भी इसका अपना बहुत महत्व है। उसके बाद में भाषा जो है वो, अगर कोई भी भाषा हमको सीखनी है, तो भाषा सीखने का सबसे सशक्त और सरल माध्यम जो होता है, वो होता है उसका मौखिक रूप। मौखिक रूप से जब हम भाषा को बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं सतत, तब जाकर के हम किसी भाषा को सीखते हैं। चाहे आप उसको कितना भी लिख लें, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं उसको, तब तक वो आपके स्वभाव में नहीं आएगी, है ना? और जब तक वो हमारे स्वभाव में, नेचर में नहीं आ रही, तो हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो भाषा के ऊपर हम अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसको अधिक से अधिक बोलें। जितना आप बोलेंगे, जितना आप बोलने का अभ्यास करेंगे, आपकी भाषा उतनी सशक्त होती जाती है। और दूसरी बात, फिर जब मौखिक बात आती है, तो क्लास के अंदर जब हम इसकी बात करते हैं मौखिक उपागम की, या मौखिक रूप से विकसित करने की बात करते हैं, तो क्लास के अंदर क्या करवाया जाता है? बच्चों को क्या करवाते हैं? वाचन करवाते हैं। वाचन के अंदर शुद्धता और गति नियंत्रण, ये 2 चीजें जो है वो बालक के अंदर विकसित होती हैं। कब होती हैं? कि जब वो वाचन करना सीखता है। जब वो वाचन करता है, अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ता है, तो एक शिक्षक के द्वारा उसको निर्देश दिया जाएगा कि सामान्य गति से पढ़, बहुत ज़्यादा तेज मत पढ़, समझ में नहीं आएगा। गलत उच्चारण हो रहा है किसी शब्दों का, तो उसको हम शुद्ध करवाएँगे, शुद्ध उच्चारण करना सीखेगा। तो ये सब कब होता है? कि जब वो मौखिक उच्चारण करता है उसका, है ना? तो इसलिए मौखिका, और फिर सबसे बड़ी बात इसकी, अगर हम महत्व की बात करें, तो एक महत्व की बात आती है इसके अंदर, कि जो भी लिखित कार्य होता है, वो लिखित कार्य मौखिक कार्य पर ही आधारित होता है। चाहे आप होंठ हिला करके बोलें, चाहे ना बोलें, लेकिन जब आप उसको लिख रहे हैं, तो मन में आपके जो है वो विचार चल रहे हैं और आप उसको लिख रहे हैं। तो मौखिक रूप से होता है, तो लिखने का जो कार्य का मुख्य आधार होता है, बेस जो है इसका, वो मौखिक ही है इसका, है ना? और उसके बाद में ये किसी भी भाषा को सीखने का जो है वो एकदम से प्राकृतिक तरीका है, नैसर्गिक तरीका हम इसको कह सकते हैं। कि प्राकृतिक तरीका केवल संस्कृत भाषा की बात नहीं है। आप किसी भी प्रकार की कोई भी भाषा अगर आप सीखते हैं, विश्व की कोई भी भाषा आप सीखते हैं, तो उसका प्राकृतिक तरीका एक ही होता है, और वो क्या होता है? मौखिक रूप से उसको बोलना, है ना? उसका उच्चारण करना, उसको सतत अभ्यास में लाना, ये जो करेंगे आप, तभी आप उस भाषा को सीख पाएँगे, वरना नहीं सीख सकते। तो ये सबसे प्राकृतिक उसका तरीका होता है। तो जब ये चीज़ आती है, तो इसके गुणों की बात, अब गुणों की जब बात आती है, तो ये क्या होता है? कि भाषा जो होती है, वो क्रियाओं, संस्थितियों और संदर्भों, है ना? जो कि अधिगम के लिए अर्थपूर्ण होती हैं, के अंदर प्रयुक्त की जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि भाषा किसी भी क्रियाओं के लिए, है ना? किसी भी प्रकार के वातावरण का निर्माण करने के लिए, संस्थितियों के लिए, और संदर्भ में जो कि हमको अधिगम करवाना है, उसको सिखाना है, उसके लिए भाषा अर्थपूर्ण है। अगर भाषा नहीं होगी, तो हम कोई भी क्रिया नहीं करवा सकते हैं। किसी को कुछ कहना हो, कुछ काम करवाना है, ये करवाना है, तो भाषा के बिना हम नहीं करवा सकते, नहीं कह सकते उसको। किसी भी प्रकार का वातावरण का निर्माण करना है, तो बिना निर्देश के, बिना भाषा के हम नहीं कर सकते हैं उसको, है ना? और किसी प्रकार का संदर्भ हमको समझाना है, बताना है, किसी भी तरह की कुछ भी चीज़ जो कि अधिगम, जिस चीज़ का हम करवा रहे हैं, उसके लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं, उन आवश्यक चीज़ों की आधार जो है वो मुख्य रूप से भाषा होती है। तो इसका इसलिए प्रयुक्त इसका होना ज़रूरी है। तो भाषा का एक सबसे बड़ा गुण है कि ये अर्थपूर्ण वातावरण निर्माण करने के लिए, क्रियाओं को करवाने के लिए, किसी भी प्रकार की संस्थितियों, तो अधिगम संस्कृतियों को उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग होता है। फिर आता है कि सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होती है इसके अंदर, है ना? क्योंकि अगर शिक्षक आपके सामने नहीं है, तो ऐसी स्थिति में
आप क्या करेंगे? आप भाषा को सही तरीके से नहीं सीख सकते। तो भाषा को सीखने के लिए, सही तरीके से सीखने के लिए ज़रूरी होता है कि किसी भी शिक्षक का उसके सामने इसके बाद में मौखिक तकनीकों का प्रयोग जो होता है, वो अत्यंत सरल हो जाता है। बोलने से और लिखने की अपेक्षा मौखिक टेक्निक्स मौखिक टेक्निक्स किसी भी चीज़ को बुलवाना, उसको रटाना, उसको अभ्यास करवाना सतत, ये जो चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा सरल होती हैं। फिर भाषा की जो सामग्री होती है, वो मौखिक रूप से अधिक प्रस्तुत की जा सकती है, लिखित रूप की बनिस्बत, है ना? तो मौखिक कार्य जो होता है, वो भाषा सामग्री को बहुत जल्दी प्रस्तुत करने का एक क्या कह सकते हैं, सशक्त और सुरक्षित माध्यम है, ये कह सकते हैं कि जो भी पाठ्य सामग्री आप पढ़ा रहे हैं, आप जितना बोल करके समझा सकते हैं, उतना लिख-लिख करके उसको समझाया नहीं जा सकता है ना? तो ये सरल तरीका होता है। फिर भाषा को जितने शुद्ध रूप में अगर हम सीखेंगे, लिखेंगे भी हम उतने ही शुद्ध रूप में। तो भाषा का शुद्ध रूप बनाए रखने के लिए मौखिक कार्य का होना ज़रूरी है। इसलिए तो जब बच्चा कोई गलत बोलता है, गलत उच्चारण होता है, कुछ भी होता है, तो उस उच्चारण को शुद्ध क्यों करवाया जाता है? क्योंकि वो जब शुद्ध बोलेगा तभी वो शुद्ध लिखेगा, वरना तो जो बोल रहा है वो वैसे लिखेगा। एक सिद्धांत तो यही कहता है ना कि आप जो बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, जैसा बोलोगे वैसा लिखोगे, जैसा सुनोगे वैसा लिखोगे। तो वहाँ पर वही चीज़ आती है कि जैसा बोला गया, सामने वाले ने उसको वैसा ही सुना और उसने वैसा ही लिख दिया। तो वहाँ पर अर्थ बदलने की गुंजाइश, गलत भाषा का प्रयोग, वो सब चीज़ें होने की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं। इसलिए मौखिक रूप से जब भाषा का संशोधन कर दिया जाता है, सुधार दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भाषा की शुद्धता जो है वो लंबे समय तक जो है वो बनी रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। और बालकों का जो मौखिक अभ्यास है, बालकों को लगातार बोलने का जो अभ्यास करवाया जाता है, वो उसकी भाषा को बहुत अधिक प्रभावी बनाता है। जितना बालक को बोलने का अवसर दिया जाएगा, उतना बालक की भाषा जो है वो कैसी बनेगी? प्रभावी बनेगी। क्योंकि अगर आपने उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में वो अपने विचारों को व्यक्त ही नहीं कर पा रहा है, तो वो अटक-अटक बोलेगा, सोच-सोच के बोलेगा, उसमें प्रभावता नहीं आएगी। प्रभाविता लाने के लिए भी ज़रूरी है कि उसको बोलने का अवसर दिया जाए। तो बोलने का अवसर जो होता है, वो भाषा को प्रभावी बनाता है। अब इसके दोष देखें हम, तो दोष की जब बात करते हैं, तो मौखिक रूप से पढ़ाने के लिए सक्षम शिक्षक जो होते हैं, उनका भी कहीं न कहीं अभाव है। स्पेशली वर्तमान समय में जब हम देख रहे हैं, हमारी जो शिक्षा प्रणाली हम देख रहे हैं, जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से सिखाया जा रहा है, जो बेसिक शिक्षा दी जानी है, उस बेसिक शिक्षा को देने वाले शिक्षक पूर्णतया योग्य नहीं है, स्पेशली भाषा के शिक्षक। तो भाषा संबंधी अशुद्धियाँ जो खुद स्वयं करते हैं, तो वो बालकों की अशुद्धियाँ शुद्ध कैसे करवा सकते हैं? सबसे पहला प्रमुख प्रश्न मेरा यही है। मुझे यही लगता है क्योंकि जब कभी पढ़ने में या पढ़ने-पढ़ाने में आते हैं, जब एक स्वयं शिक्षक अपनी भाषा को नहीं सुधार पा रहा है, तो वो बालकों की भाषा को कैसे सुधारेगा? सबसे पहले ही प्रश्न है ना, तो ये एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है शिक्षा प्रणाली पर कि शिक्षक खुद कुशल नहीं है भाषा के अंदर, तो वो बालकों की भाषा को सुधार नहीं सकता है, उसकी कुशलता को बढ़ा नहीं सकता है। तो एक इसलिए क्या कि शिक्षकों का अभाव है, कुशल शिक्षकों का, क्योंकि छोटी क्लासेस के लिए पढ़ाने के लिए 12वीं पास व्यक्ति है, उसने एसटीसी कर रखा है, उसको आपने नौकरी पे लगा दिया, छोटी क्लासेस को पढ़ा रहा है। अब वो पढ़ा रहा है, उसको खुद को भाषा का पूरा नॉलेज नहीं है, भाषा का ज्ञान नहीं है, उसको सही तरीके से बोलना नहीं आता, वो कैसे पढ़ाएगा? एक सोचने की बात है, विचारणीय प्रश्न है ये, बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली में ये कहा गया है कि छोटी क्लासेस है, नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी को क्या पढ़ाना? तो छोटी कोई भी बच्चा पढ़ा सकता है, 8वीं क्लास का बच्चा भी पढ़ा सकता है उसको। अब जब अगर दिमाग में ये धारणा लेकर के जब चला जा रहा है, तब आगे कुछ नहीं किया जा सकता है। तो भाषा को अगर श्रेष्ठ बनाना है, तो ज़रूरी होता है कि छोटी क्लासेस के लिए भी श्रेष्ठ शिक्षक होने चाहिए। एक उत्तम शिक्षक होंगे तभी वो भाषा की शुद्धता को बनाए रखेंगे और बच्चों को भाषा का प्रयोग सिखा सकेंगे। दूसरा आता है कि मौखिक जब कार्य करवाया जाता है या मौखिक पाठ्यक्रम जब पढ़ाया जाता है, तो उसके बाद में उनको पढ़ाने के बाद में उनको गृह कार्य नहीं दिया जाता है। कोई चीज़ करा दिया, हो गया मौखिक सीख लिया, आप कविता जैसे सिखा दी आपने उसको, बोल-बोल करके कविता सिखा दी। अब कविता तो सिखा दी, गृह कार्य दिया ही नहीं, लिखने का कार्य दिया ही नहीं। तो ये एक सबसे बड़ा इसका माइनस पॉइंट है कि हम मौखिक कार्य करते हैं, तो उसमें गृह कार्य का या लिखित कार्य का जो क्या होता है, अभाव होता है, लेखन क्षमता उसकी खत्म होती जाती है। फिर तो लेखन क्षमता खत्म होगी तो स्वाभाविक है कि उसका लेखन कौशल भी विकसित नहीं होगा। ये बात भी सही है ना? तो ये इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसके कुछ दोष भी आते हैं। लेकिन अब हम जब बात करें कि मौखिक कार्य जब हम करवाते हैं तो किन-किन रूपों में हम उनके मौखिक कार्यों को
करवा सकते हैं। बच्चों के अंदर मौखिक कार्य को विकसित करने के लिए क्या-क्या तरीके हम अपना सकते हैं कि बच्चा अधिक से अधिक अपना मौखिक कार्य वो कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले जो बात आती है वो आती है उच्चारण अभ्यास की, कि उनको सबसे पहले जब छोटी अवस्था में, बाल्यावस्था में है तो वहाँ पर उनको लिपियों का, ध्वनियों का जो है वो उनको सही उच्चारण करना सिखाया जाए। उच्चारण अभ्यास उनका करवाया जाए उनका और सही करवाया जाए। शुद्ध उच्चारण करें, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह से नहीं। ई, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, है ना? इस तरह का जब हम सही उच्चारण करवाते हैं, तब वो जाकर के आगे आने वाले समय में भाषा की शुद्धता को बनाए रखता है। तो उच्चारण अभ्यास मौखिक कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको सिखाना। दूसरी बात आती है छोटे-छोटे, सरल-सरल वाक्य बनाना सिखाना। छोटे-छोटे, सरल-सरल वाक्य बना सकें। मुझे जाना है, मुझे आना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, पानी पीना है, मुझे दूध पीना है। छोटे-छोटे वाक्य सही-सही, सरल तरीके से बिल्कुल सरल-सरल छोटे-छोटे वाक्य, लेकिन बिल्कुल वाक्य रचना सरल। कहाँ पर कर्ता लगेगा, कहाँ कर्म लगेगा, कहाँ क्रिया लगेगी, कौन से लिंग का प्रयोग होगा, कैसे होगा, एक वचन का प्रयोग, दो वचन का प्रयोग, हे, हैं का प्रयोग, है ना? ये जो चीज़ें होती हैं, मैं का प्रयोग, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये उनको सिखाना। तो ये छोटे-छोटे सरल-सरल वाक्यों के द्वारा उनको सिखाया जाना, मौखिक कार्य करवाना। फिर आता है प्रश्न और उत्तर। बच्चों से छोटे-छोटे प्रश्न पूछो, बच्चा उसका उत्तर देगा। आपने प्रश्न पूछा, उसने उत्तर दिया। तो एक ये भी मौखिक कार्य करने का एक तरीका होता है। फिर आता है वार्तालाप, बच्चों से वार्तालाप। छोटे-छोटे, भई सवेरे उठ के क्या किया? अच्छा क्या नाश्ता किया? क्या किया आपने? कहाँ गए? अच्छा क्या-क्या किया? अच्छा आप घूमने गए थे तो घूमने जाने वहाँ क्या-क्या किया आपने? क्या-क्या देखा आपने? बच्चा वार्तालाप कर रहा है ना? तो वार्तालाप उसके द्वारा आपके पापा क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो ये वार्तालाप के द्वारा वो कर सकता है। कोई चित्र दिखाए, चित्र वर्णन, चित्र दिखा करके अच्छा इसके अंदर क्या-क्या दिख रहा है, क्या आप इसको बोल के बताओ इसके अंदर क्या-क्या है, क्या-क्या हो रहा है, अपनी कल्पना के आधार पर आप इसको बोलें। अब वो उसकी कल्पना के आधार पे बातचीत करेगा। तो चित्र वर्णन हो सकता है, दृश्य वर्णन हो सकता है कि अच्छा आप कहीं घूमने के लिए गए, वहाँ पे आपने क्या-क्या देखा उसके बारे में बताओ। दृश्य वर्णन बता रहा है वो, तो वो दृश्य वर्णन की रहा। किसी भी चित्र को देख करके और उसके ऊपर कुछ कहानी लिखने की बात करना कि भई इसके ऊपर 4 लाइनों में या 8 लाइनों में कोई छोटी-सी कहानी लिखो, देखो इसके ऊपर कुछ कहानी बनाओ। तो वो या कहानी बोल करके बताओ इस चित्र को देख करके। वो इस प्रकार से इस प्रकार काम करेगा तो वो उसका क्या होगा, बोलने का अभ्यास जो है उसका, वो सतत होता रहता है। घटना का वर्णन, कोई आस-पास पड़ोस में कोई ऐसी-वैसी घटना हो गई, किसी के 2 पड़ोसियों के बीच में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई, क्या-क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ? अच्छा क्या हुआ था तुम्हारे वहाँ पे थोड़ा बोलो, बताओ देखो क्या हुआ था? अब वो उसकी पूरी घटना का वर्णन कर रहा है। तो वो घटना का वर्णन में क्या कर यानी इन चीज़ों के माध्यम से उसके अंदर क्या होती है, वाक्य रचना करने की शक्ति जागृत होती है उसके अंदर, क्षमता पैदा होती है कि कितने-कितने वाक्य बोलने हैं, कैसे-कैसे बोलने हैं, कौन-कौन से शब्दों का चयन करना है, कैसे करना है, फिर बोलने के तरीके पे किस प्रकार से जोर देना है, कहाँ पर कैसे नहीं देना है, वो सब तरह की चीज़ें खुद ऑटोमेटिक सीखता है, अपने आप से सीख रहा है वो। तो ये केवल मात्र एक तरीके हैं मौखिक कार्य करवाने के। भाषण है, वाद-विवाद है, ये उच्च क्लास के लिए आ जाती है, बड़ी क्लास के लिए ये चीज़ें आ जाती हैं। मौखिक परीक्षा आयोजित करना, है ना? तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये मौखिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए होती हैं। और अब हम देखें कि मौखिक कार्य को करवाने की तकनीकें कौन-कौन सी होती हैं, टेक्निक्स कौन-कौन सी हैं, हम किस-किस तरह से मौखिक कार्य करवा सकते हैं। तो शब्दों का वाक्य प्रयोग करने को दे सकते हैं, छोटे-छोटे शब्द दे दिए। अच्छा इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करके बताओ, बच्चा उसका वाक्य में प्रयोग कर रहा है ना? आपने ऐसे अलग-अलग जो नए-नए शब्द सीख रहा है, नवीन शब्द जो सीख रहा है, ऐसे उन नवीन शब्दों का क्या करेगा? वो वाक्य में प्रयोग करेगा। आप जनरली इस चीज़ को मैं यहाँ जोड़ रही हूँ कि आप जब लेसन प्लान बनाते हैं, है ना? लेसन प्लान के अंदर आप चाहे गद्य बनाएँ, चाहे पद्य का लेसन प्लान बनाएँ, वहाँ पर आप अपने एक उद्देश्य बनाते हैं और उन उद्देश्यों में आप लिखते हैं कि विद्यार्थी कठिन शब्दों के अर्थों का प्रत्यास्मरण कर सकेगा, विद्यार्थी नवीन शब्दों का प्रत्यास्मरण कर सकेगा, है ना? अब नवीन शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, वो क्या हैं, उनके अर्थ क्या हैं? उसके आधार पर आप जब नीचे कौशल बनाते हैं, वहाँ पर आप लिखते हैं कि विद्यार्थी शब्दों का या निम्नलिखित शब्दों का स्वनिर्मित वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे। ये उसका कौशल, है ना? ये कौशल आप बनाते हैं वहाँ पे। तो ये कौशल क्या है? कि आप उसको वहाँ पर शब्द देते हैं कि इस शब्द के आधार पर आप एक वाक्य बनाइए। तो वो वहाँ पर वाक्य बनाना सीख रहा है। तो ये भी क्या है? एक मौखिक कार्य का तरीका है कि बच्चों के अंदर भाषा को विकसित करने का, वाक्य बनवाने का तरीका उसका। फिर छोटी-छोटी सूक्तियाँ आपने दे दी, इन सूक्तियों की व्याख्या करो। जब आप क्लास के अंदर समझाते हैं, आप कोई भी चीज़ क्लियर करते हैं उनको, वहाँ पर समझाने के बाद में फिर आप छोटी-छोटी बातें कहते हैं, अच्छा सत्यमेव जयते का क्या मतलब होता है? आपने समझा दिया है, अब आप उसको बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि इसका मतलब बताओ कि क्या होता है? या
आपने कह दिया कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। जब ये कह दिया आपने, तो आप इसको एक बार आपने शिक्षक ने अपनी तरफ से समझा दिया उसको अच्छे से। दोबारा से जब आप उसको कहते हैं कि अब इस सूक्ति की व्याख्या करके बताओ अपने शब्दों में। एक हम लेखन कार्य के लिए देते हैं कि आप अपने शब्दों में इसको विस्तार से व्याख्या करके लाएँ, उदाहरण से समझाएँ इसको, और एक आप क्लास के अंदर बोलने के लिए कहते हैं कि अच्छा इसी चीज़ को आप हमको क्लियर करके समझाओ। तो वो बोलता है, तो जब उस चीज़ों को बोल रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है? उसकी भाषा कौशल का विकास हो रहा है उसमें। फिर सरल-सरल छोटे-छोटे विषयों पर प्रश्नोत्तर करना, जो भी आपने पढ़ाया, विषय वस्तु पढ़ाई है, उसके आधार पर आप उससे मौखिक प्रश्न पूछते हैं, बच्चा उसका उत्तर दे रहा है। फिर उच्चारण अभ्यास, कठिन शब्द जो होते हैं, उन कठिन शब्दों को बोलने का, कि जो उसका उच्चारण में नहीं आता है, वहाँ पर आप ये भी आपकी पाठ योजना का एक अंश है, एक सोपान है, स्टेप आता है प्रस्तुतिकरण में, कि जहाँ पर आप उच्चारण अभ्यास करवाते हैं। आपको बताया गया है ये कि आप अनुकरण आदर्श वाचन करते हैं। आदर्श वाचन करने के बाद में सबसे पहले आप कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास करवाते हैं, और उच्चारण अभ्यास करवाने के बाद में फिर आप अनुकरण वाचन करवाते हैं, जिससे कि विद्यार्थी पढ़ने में कोई गलती ना करे। ये इसका एक उद्देश्य है इसके पीछे, उच्चारण अभ्यास करवाने का, है ना? तो कई कॉलेजों में होता है कि, या कई ऐसे हैं महाविद्यालय जहाँ पर कि इसका करवाया जाता है, कहीं पर नहीं भी करवाया जाता है। ये अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार पाठ योजना बना रखी है। लेकिन जहाँ पर अ, मैं पढ़ाती हूँ या पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ पर मैं इस स्टेप को रखती हूँ जहाँ पर कि आदर्श वाचन के बाद में शिक्षार्थी क्या करता है, प्रशिक्षणार्थी की जो उच्चारण अभ्यास करना सिखाता है। यानी कि वो अपनी तरफ से उसको जो लगता है कि ये बोलने में कठिन शब्द हैं, जिसको कि विद्यार्थी शुद्ध नहीं बोल पाएगा, तो उसको वो बोलने का अभ्यास करवाता है ना? तो वो पहले अभ्यास करवा देता है, उसके बाद में उसको अनुकरण वाचन करवाता है, कि ताकि विद्यार्थी गलत उच्चारण ना करे, और उसके बाद भी अगर वो गलत उच्चारण करता है, तो फिर उसका क्या करवाया जाता है? अशुद्धि संशोधन करवाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो ये उच्चारण अभ्यास करवाना उसका, ताकि वो सही शब्द बोल सके। वार्तालाप करना, वार्तालाप के द्वारा उसकी हिचक टूटेगी, उसका डर टूटेगा, वो आराम से बोल सकेगा, अपने विचारों को खुल करके व्यक्त कर सकेगा। तो वार्तालाप करवाना उसका, समूह के अंदर चर्चा करवाना, किसी कोई टॉपिक दे दिया, टॉपिक के ऊपर बातचीत छेड़ दी, सब बच्चों को उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए उनको उकसाना, उनको प्रेरित करना, ताकि सभी बच्चे अपने अपने विचारों को रख सके, कर सके। तो ये समूह चर्चा, इसके माध्यम से फिर नाटक का अभिनय, जो हमारे पाठ्यांश पाठ के अंतर आते हैं, नाट्यांश जो आते हैं, छोटे छोटे संवादों के रूप में पाठ आते हैं हमारे सामने, या किसी नाटक का छोटा सा कोई अंश दिया होता है। तो ऐसे जो पाठ होते हैं, उनको अभिनय के द्वारा उनको सिखाना, कि आप इनको वाक्यों को बोलने करने सीखे, ताकि वो हाव भाव के साथ में बोलना करना वो सब कुछ सीख लेंगे। तो ये केवल मात्र एक मौखिक उपागम है, कि इस मौखिक उपागम के द्वारा भाषा के कौशल को बहुत अधिक अच्छे से हम विकसित कर सकते हैं, और मौखिक कार्य हमारी भाषा को विकसित करने का एक बहुत सशक्त और श्रेष्ठ माध्यम है, ये हम कह सकते हैं ना। तो इस आधार पर देखें तो भाषा शिक्षण के अंदर मौखिक उपागम का अपने आप में बहुत अधिक, बहुत ज्यादा महत्व माना गया है, स्वीकार किया गया है। को ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।